देखें स्पोर्ट्स लिक्स में हूं हमजा शफीक। तो जनाब पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़, जिसका पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस के बायस बांग्लादेश मैच जीतने में कामयाब हो गया। 104 रन से पाकिस्तान को बांग्लादेश ने शिकस्त दिया और ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का ये टेस्ट सीरीज़ हिस्सा है। कारकर्दगी पाकिस्तान की किस तरह से रही विद द बैट और विद द बॉल हमने देखा। बॉलिंग डिपार्टमेंट ने कदरे बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन बैटिंग जो है वो 2 से 3 प्लेयर्स के अलावा हमारी की पूरी बैटिंग लाइन जो है वो कोलैप्स हुई। पहली इनिंग में हमने देखा कि उस तरह की खातिर खाम कारकर्दगी नहीं दिखा सके। 27 रन का खसारा वहीं से शुरू हुआ और दूसरी इनिंग्स में 163 रन पर पूरी की पूरी टीम जो है वो पवेलियन लौट गई। और पहली इनिंग में 100+ रन की इनिंग्स के लिए डेब्यू करने वाले अजान अवैस ने और साथ ही साथ 50+ स्कोर किया जो हमारे अब्दुल्ला फजल हैं। दूसरी इनिंग में उन्होंने फिर से 66 रन की इनिंग्स के लिए, लेकिन अजान अवैस जो है वो 15 रन बनाकर आउट हो गए। शान मसूद जो कि कप्तान है वो दोनों इनिंग्स में नाकाम हुए, दूसरी उन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए हैं। अब बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं जनाब। पहले तो बात की जा रही कि टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी। ये ग्रीन विकेट देखकर डर गए और ये सूरत हमारे सामने आई है। कोचिंग स्टाफ की अगर बात करें तो सरफराज अहमद बीइंग हेड कोच इस सीरीज में पाकिस्तान को ऐड कर रहे थे। असद शफीक बैटिंग कंसल्टेंट, बैटिंग कोच और साथ उमर गुल की खिदमात भी हासिल थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। बाबर आजम पहला मैच नहीं खेले और उसकी कमी डेफिनेटली महसूस की होगी। सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, एंकर हैं नसीम राजपूत साहब, साथ ही साथ अहमद सईद ने में ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बहुत नसीम साहब, हुजूर आपसे आगाज कर लेते हैं। सर क्या समझते हैं गलती कहाँ पर हो गई? टॉस से लेकर डे एंड तक 5th डे तक मैच तो होता रहा, बीच में इंटरप्शन भी हुई बारिश से। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ लैग कर गई? टॉस मूवमेंट पर, बैटिंग में, फील्डिंग में या फिर बॉलिंग में? हम जब मैदान में उतरे ना तो बुजदलों की तरह उतरे। आप देखें बांग्लादेश 5 जेन्युइन बॉलर्स के साथ मैदान में उतरा, हम 4 जेन्युइन बॉलर्स के साथ मैदान में उतरे। उनके स्पिनर्स ने आज जिस तरीके से तेजुल ने परेशान किया, जिस तरीके से मिराज ने परेशान किया, हमारे पास सिर्फ एक नोमान की सूरत में स्पिनर था। और जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये पिच जो शुरू में ग्रास थी वो ऐसा लगा कि आर्टिफिशियल ग्रास है जो फौरी तौर पे हट गई और उससे पाकिस्तान जिसको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, ज्यादा बेहतर यही होता कि बजाय कि आपको चौथी इनिंग इस पिच पे खेलना पड़ी कि जहां पर आप 2 सेशन भी सरवाइव नहीं कर सके, 2.5 सेशन भी सरवाइव नहीं कर सके, तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा आपकी बुजदिली आपको इस मैच में हारने का सबब बनी कि आप अब 5 बॉलर के साथ जाओ भाई, 11 बैट्समैन खिला लो अगर इतनी बुजदिली के साथ खेलना है तो। आपके 5 जेन्युइन बॉलर, कोई भी टीम मैदान में उतरती है तो फिर वो 5 अपने बॉलर्स के साथ, प्रॉपर बॉलर्स के साथ मैदान में जाती है। हम अपने बॉलर्स की कारकर्दगी को भी इत्मीनान बख्श नहीं कह सकते। इसकी वजह यह है कि पहले दिन जब हमने 301 पर 4 आउट किए तो हमने वो जो टॉस जीतने का एडवांटेज था, कहीं थोड़ी बहुत घास दिखाई दे रही थी, वो हमने गवा दिया था। बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने कमबैक किया, 413 रन करने पे उनको रिस्ट्रिक्ट किया। जो पाकिस्तान के बॉलर्स ने एफर्ट दिखाया, अब्बास ने 5 आउट किए, शाहीन ने 3 आउट किए। अगर मैं अपने यहाँ से 2 डेब्यूटेंट हटा दूं इस मैच में तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम खड़ी कहां पर है? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक सवाल यह है कि मैं अपने इन 2 डेब्यूटेंट के रन साइड में कर दूं। 66 रन पहली इनिंग में, 66 दूसरी इनिंग में, उसने 100 किया अजान ओवैस ने, तो 250 रन तो इन दोनों ने कर दिए ये तकरीबन। बिल्कुल। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हमारी टीम ने जिसने 383 पहली इनिंग में किए, 163 किए, तो अगर 2 डेब्यूटेंट 500 में से आधा स्कोर 2 डेब्यूटेंट कर रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस क्या कर रहा था जो टीम के साथ था? उसने क्या रोल प्ले किया? क्या वो एक सेशन निकालने की भी जरूरत नहीं कर सकता था? वो इतने कोई मेंटली हम इतने यानी कि बुज़दिल हो चुके हैं, अब हमारे अंदर कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही कि यार हम 1-2-1.5 सेशन नहीं निकाल सकते यार। वहां पे सामने कोई आप पर्थ की पिच पे खेल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का हॉस्टाइल बॉलिंग अटैक लगा हुआ यार। स्पिन ट्रैक पे तो आप खेलते रहते हो, अनइवन बाउंस तो आपके यहाँ पे पाकिस्तान की पिचेस पे नेचुरल है। सब कॉन्टिनेंट की पिच थी, वो कौन सी कोई अलहदा थी? आप 1.5 सेशन में चलो जी, पैट कमिंस, हेजलवुड और मिचेल स्टार्क ने आके आपको लिटा दिया, समझ में आता है। पर्थ की पिच थी, यहाँ बाउंस आ रहा था यार, ये तो पैरों में जमीन पे गेंद है यार, इसको तो खेल लो। मकसद है कि मायूस कुन परफॉर्मेंस, इंतहाई मायूस कुन परफॉर्मेंस, बुज़दिली, पहले टाइम से बुज़दिली। 7 बैट्समैन, 4 स्पिनर, 4 बॉलर, और भाई आप 6 बैट्समैन और
5 बॉलर के साथ जाएं। आपने सलमान आगा को कौन सा ऑलराउंडर बना के रखा हुआ है यार? आपको जेनवन के साथ जाना पड़ेगा। और जेनवन में आपके पास एक ऑप्शन देखें आप, खुर्रम शहजाद लंबी बॉलिंग करता है, इन सबसे तेज है, बिल्कुल ऐसे ही है। बेहतर है जो आपके पास मौजूद है। तो मेरे ख्याल है कि आपको देखना चाहिए। और 5 बॉलर के साथ जो आप नहीं गए और डरने के बाद आपके पैर कांप गए, आपने घास देखी, आर्टिफिशियल घास देख के आप डर गए, आप डर के हारे, आप लड़के नहीं हारे। अगर आपके डेब्यूटेंट वो जो 2 लड़े, अगर उनको हटा दें आप साइड में, भाई डेब्यूटेंट एक मैच में इतना बड़ा हिस्सा डाल रहे हो, तो ये जो आपका एक्सपीरियंस प्लेयर जो आपके साथ मौजूद है, इमामुल हक साहब मौजूद हैं, आपके शान मसूद मौजूद हैं, आपके सऊद शकील मौजूद हैं, और आखिरी इस इनिंग के अंदर तो सलमान आगा और रिजवान आपका बहुत बड़ा रोल था यार। बिल्कुल। उससे पहले तो चलो लोग चांस ले रहे थे कि हम रन्स करने जाते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर तो मैच दिफा करने की बारी थी। आपने तो बॉल रोक के टाइम गुजारना है, आपसे वो भी नहीं हो पा रहा। तो हमजा भाई बहुत मायूस कुन परफॉर्मेंस है, कोई हमजानामा लिखे आप इनके लिए, बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। अहमद सही साहब, सर क्या ऐड कर रहे हैं आप इसमें? लड़के नहीं हारे, डर के हारे। नसीम साहब देखें, अब तो हमें शायद इस तरह की तबसरे सुनने की और करने की आदत हो गई है, क्योंकि हमारी टीम को हारने की आदत हो गई है। तो ये अब कोई शायद बहुत बड़ी खबर नहीं होती है कि पाकिस्तान की टीम हार गई है। 1 साल पहले हम यहाँ बैठे हुए, तो हम जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई थी, तो उस वक्त भी हमने ये बातें की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट किस नहज में पहुँच गई है। तो अनफॉर्चुनेटली अब तो हम अपने दिल का गुबार यहाँ बैठ कर निकालते हैं। अगर इसको एनालाइज करने की आप बात कर रहे हैं, तो जो नसीम साहब ने फैक्टर जो है वो बयान किए हैं, वो सारे बिल्कुल दुरुस्त हैं। एक बात मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाहता हूँ। देखें, जो कप्तान होता है ना, उसने टीम की बॉडी लैंग्वेज को डिफाइन करना होता है, उसने ये करना बताना होता है। जिसको ये बात कर रहे हैं कि टीम जो है वो डर के हारी है, लड़के नहीं हारी है, तो आपका कप्तान जो है वो पिच के ऊपर अगर थोड़ी सी घास देखकर घबरा के वो फैसला करता है जो ट्रेडिशनली टेस्ट क्रिकेट में नहीं किया जाता, तो वो कप्तान क्यों है? और जो पूरा थिंक टैंक उसके पीछे, मैं आपके सामने कुछ नंबर रखता हूँ। टेस्ट क्रिकेट में 42% रफली 42% टेस्ट मैच ऐसे हैं जो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीते हैं। अच्छा। और टेस्ट क्रिकेट में 28% टेस्ट मैच ऐसे हैं जो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने वाली टीमें जीते हैं। तो ये एक पूरा, और आप खेल रहे हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर। सब कॉन्टिनेंट में कौन सी ऐसी टीम है जिसकी लेगेसी में ये बात शामिल हो कि वो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करेगी? चाहे ग्रीन पिच हो, चाहे बैटिंग पिच हो, चाहे मैं कहता हूं जिस तरह की मर्जी पिच हो, सब कॉन्टिनेंट में आप टेस्ट मैच की तारीख निकाल के देखें। यहाँ तो हमारे यहाँ जो गली में या क्लब में क्रिकेट खेली जाती है, वो तो खेली ही इस बुनियाद पर जाती है कि भाई सानू बैटिंग दे दो। यहाँ तो पहले बैटिंग करके लड़कों को पूरा पूरा दिन खेलने की आदत हुआ करती थी, और वो ये नहीं देखते होते थे कि पिच किस तरह की है, और वो उनको बैटिंग करने की आदत थी, लंबी बैटिंग करने की, और उन्होंने आकर पूरा पूरा दिन खेलना होता था। और उनके अंदर इतनी, मतलब इंतजामुल हक का अगर मैं यहाँ पर नाम लूँ, मैं यहाँ पर जो हमारे सलीम मलिक है उनका मैं नाम लूँ, जो हमारे मोहम्मद यूसुफ हैं उनका मैं नाम लूँ, नाम लेते जाएं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इन बैट्समैनों के बारे में आप नहीं जानते कि वो आते थे और पूरा पूरा दिन टेस्ट मैच में निकाल जाते थे। ऐसे ही उनको ये नहीं पता होता था कि किस तरह से बिहेव कर रही है, इसके ऊपर किस तरह से खेलना है, टॉस जीतकर हम भी पहले। भाई जब आप सेव करने जाएंगे ना अपने आप को, तो फिर आप हारेंगे, बजाय इसके कि आप पहले बैटिंग करते और पहला सेशन निकालते। अच्छा, इसमें भी कोई मतलब, ये प्राइमरी लेवल की बात है कि टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह से आप खेलते जाते हैं, पिच डिटीरियोरेट होता है, पिच खराब होता है, और चौथा दिन खेलना मुश्किल होता है। ये बात 10 क्लास के बच्चे को पता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक स्कूल क्रिकेट खेलने वाला बच्चा, उसको ये बात पता होती है कि टेस्ट क्रिकेट में 5वें दिन की पिच सबसे मुश्किल होती है, जो यूज पिच होती है। और आपने ये रिस्क लिया कि आप आखिरी दिन और चौथे दिन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मतलब मुझे नहीं पता कि वो कौन सा माइंडसेट है सलमान अली आगा का। वो अपने आप को रिकी पॉन्टिंग समझते हैं, वो अपने आप को जैक कैलिस समझते हैं, वो क्या समझते हैं अपने आप को। उन्होंने चौथे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी अगर तो हमें 270 260 का टारगेट मिला तो हम उसको चेज करने के लिए जाएंगे, लेकिन हमें लगता नहीं है कि बांग्लादेश की टीम जो है ना वो ये काम करेगी। भाई आप इतने बड़े चैंपियन हो गए हैं कि आप अपोनेंट टीम को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे। चले, आप अगर इसको समझते हैं कि आप माइंड गेम्स कर रहे हैं, तो माइंड गेम्स वो लोग करते हैं जिनका पीछे को रिकॉर्ड होता है। माइंड गेम्स वो करते हैं जिनकी पीछे जीतने की हिस्ट्री होती है। माइंड गेम वो करते हैं जिनके बारे में उनके अपोनेंट का ये उनके जो अपोनेंट की रिपोर्ट कार्ड है वो ये बताती है कि हाँ यार इस टीम ने 15 टेस्ट मैच खेले, उसमें 14 ऐसे जीते हैं। माइंड गेम वो करते हैं। आप कितने टेस्ट मैच जीते हैं हुजूर? आप तो साल में खेलते ही 4 टेस्ट मैच है, उसमें से एक मैच आप जीत जाते हैं, और उस एक टेस्ट मैच के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे। और हालत आपकी ये है कि आप बांग्लादेश से मैच हार गए हैं। हालत आपकी ये है कि आप जिस पिच के ऊपर खेल रहे हैं वहाँ हल्का सा, सिर्फ फास्ट बॉलिंग का नहीं,
स्पिन बॉलिंग के ऊपर भी हल्का सा बॉल स्पिन होना शुरू हो जाए ना, इन सारों को आप कहें कि एक सेशन निकाल के दिखाएं। पाकिस्तान की पूरी टेस्ट टीम में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त एक ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसके ऊपर आप हाथ रखें और आप ये कहें कि हाँ ये वो बैट्समैन है जिसको मैं कहूंगा कि ये सेशन निकाल देगा तो ये निकाल देगा। आपके पास एक बैट्समैन ऐसा नहीं है, और ये आपकी टेस्ट क्रिकेट की तारीख का नोहा है। पाकिस्तान की क्रिकेट की बदतरीन टेस्ट टीम जो है वो इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल रही है, और उसका जो नतीजा निकल रहा है वो ये है कि हम इस बात को मानते हैं कि हम बांग्लादेश का क्रेडिट नहीं ले रहे। बांग्लादेश अच्छा खेली है, बांग्लादेश ने अच्छी बॉलिंग की है, बांग्लादेश ने अच्छी बैटिंग की है, बांग्लादेश ने अच्छी फील्डिंग की है, ये उनका क्रेडिट है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की देखें, वो जब एनालाइज करने बैठे होंगे पाकिस्तान की टीम को, तो उनको नहीं पता होगा कि इस टीम का रिकॉर्ड ये है कि फोर्थ इनिंग में कोलैप्स कर जाती है। उनको नहीं पता होगा कि इनकी 2 विकेटें गिरे तो पीछे लाइन लग जाती है। तो ये वो डिफरेंस था, ये वो फैक्टर था जिसकी वो प्रिपेयर होकर आए थे, वो दिलेरी के साथ आए थे। उन्होंने टॉस हारने के बाद भी अपने आप को पैनिक नहीं किया, उन्होंने अपने आप को प्लान किया और पाकिस्तान की टीम को जो है वो शिकस्त देने में, तो उनका क्रेडिट अपनी जगह पर है। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट ने पाकिस्तान की टीम ने बहुत ही बुज़दिलाना क्रिकेट खेली है, बुज़दिलाना क्रिकेट खेली है। सर नसीम साहब, सरफराज अहमद, असद शफीक, उमर गुल, ये 3 बड़े नाम साथ जुड़े सीरीज में पाकिस्तान के। रिजल्ट फिर वही निकला जो इससे पहले के लोग भी आए और चले गए। अब कसूरवार कौन है? वो प्लेयर्स, वो सिलेक्टर्स, या फिर ये कोचिंग स्टाफ, जो कि कोचिंग स्टाफ तब्दील हो जाता है लेकिन जो बैक एंड पे लोग बैठे फैसले करने वाले वो तब्दील नहीं होते? हाँ यार, कोचिंग स्टाफ को तो थोड़ी सी आप एक मार्जिन जरूर दे दें कि यार अभी वो आए हैं, एक पहला टेस्ट मैच ही उन्होंने किया है, लेकिन उनको अपनी गलतियों का एहसास हो जाना चाहिए कि कहाँ पे की। जैसे मिसाल के तौर पे आज ही का दिन आप लें, उनका 7 रन थे उनके बोर्ड के ऊपर, आपने जो 250 रन करवाए एक सेशन में और इसमें, तो यार ये वो जिस तरह बहादुरों की तरह खेले, आप इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आपने कहीं पर भी रन रोकने की कोशिश नहीं की। आप वो मार के खुद विकेटें देते रहे, आप रन नहीं रोकने गए। आपका अंदाज वही कि भाई वो आप चांस ले रहे हैं, वो मैच जीतने के लिए आए, वो मैच बनाने के लिए आए। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा था सुबह से? बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने जो चांस लेके बैटिंग की और 250 रन करने के बाद आपको 290 रन कुछ करीब का टारगेट दिया, 200 तो वो उन्होंने वो एक प्लान के तहत आए थे। आपका कप्तान को इतनी अकल नहीं थी कि वो फील्ड ऐसी रखता कि कहीं रन भी रोको। आप देखें स्टार्ट से ही, चाहे तस्कीन अहमद हो या नाहिद राना गेंद कर रहा था, डीप कवर लिया हुआ था उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है। स्पिनर पे भी डीप कवर लिया हुआ था उन्होंने। हमारे वाले इतने बहादुर थे कि वो भाई चौका क्यों दे रहे हो, एक दे दो। वो इतने यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट कि ना आप डीप कवर लेने को तैयार है, अटैकिंग फील्ड, भाई वो चांस ले रहे हैं। आप कम से कम आप दूसरी टीम को, अभी अहमद भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई रिस्पेक्ट दो। ये सलमान आगा कौन सी दुनिया में है, आप रेस्पेक्ट नहीं देंगे? क्या आप आपके जहन में बांग्लादेश चल रहा है? जी बांग्लादेश ने आपको आपके मुल्क में 2 मैच मारे हैं, ऐसे वाइट वॉश करके गया, तो बांग्लादेश को आप कैसे आसान ले सकते हैं? और फिर सबसे बड़ी चीज, आपने पिच भी देख ली है। आपको पता है आपने चौथी इनिंग गड्ढों में खेलनी है, गेंद ऊपर नीचे दोनों जगह पे रह रहा है, ब्रेक भी बहुत शार्प हो रहा है, पेसर भी उनके अच्छे हैं कि जो अब पेस से गेंद कर रहे हैं। उनका जो तीनों पेसर का पेस था, हमारे किसी एक का भी इतना पेस नहीं था जो पेसर्स इस मैच में खेल रहे थे। तो उनको ये एज हासिल था जब चौथी इनिंग में वो बॉल करने के लिए आ रहे हैं। नाहिद राना ने 5 आउट कर दिए ना, उसने आपको खिलाया है, यहाँ पर आप फंस गए और देकर आए आप 5 आउट उसने करे सेकंड इनिंग के अंदर। हालांकि स्पिनर्स का पिच बन चुका था वो, जहां पे मेहदी मिराज ने आउट करने, उनकी कैप्टनशिप देखें आप, नजमुल हसन शंटू की क्या कैलकुलेटेड कैप्टनशिप की है उसने। यानी कि उसको समझ आ गया है, उसको पता चल गया, उनका थिंक टैंक समझ गया कि यहाँ पर क्या करना है। हमें समझ में नहीं आया क्या करना है। मैंने आपको कहा ना, टीम सिलेक्शन से लेके हम डरे हुए थे, फिर वो घास वाली पिच देख के हमने बैटिंग नहीं की, उनको बैटिंग दे दी। या अहमद भाई सही कह रहे हैं, सब बाकी दुनिया में तो चलो फिर भी आप जो है वो इंग्लैंड के अंदर ग्रीन पिच देखने के बाद पहले बारी दे देते, ऑस्ट्रेलिया में दे देते, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में तो पता है गेंद में बैठना है, घूमना है, सारे डांस कराना ही कराना है चौथी इनिंग में। आप वो खेलने को तैयार हो गए यार। तो मकसद है कि अब मैंने आपको कहा ना, ये डर के हारे और वो बहादुरी की तरह जीते। उन्होंने आज का दिन पूरा बहादुरों की तरह खेला है और वो मैदान मार के चले गए। बहादुरी मैदान मारती है,
ये बात समझ आ जानी चाहिए। इस बुजदिलों की तरह आप देखें ना, आउट किस तरीके से होके गए यार ये लोग, इन्होंने विकेटें दी किस तरीके से, समझ में ही नहीं आया यार। मकसद है कि थोड़े दिन के बाद जो है ना, वो तमाम स्पोर्ट्स एनालिस्ट से सवाल किया जाएगा और वो जवाब दे रहे होंगे कि नो कमेंट्स, बिला तबसरा। क्या करेंगे यार, क्योंकि क्या तबसरा रिपीट करें भाई? टेलीकास्ट हो रहा है ना नसीम भाई, रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। अब मजीद क्या ही कमेंट्स कर सकते हैं। इस हद तक बुरी कारकर्दगी इस टीम की होती है कि उस पर अब जवाब देने वाला बंदा भी अहमद सही साहब सोचने लग जाता है। क्या ऐड करने लगे थे अहमद आप? देखें, इसमें ये जो इन्होंने पॉइंट ऐड किया नजमुल हसन झंटू कप्तानी का, आप अगर उनका जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया ना नाहिद राना को, 150 का बॉलर है, उसके ऊपर जो है वो इश्यूज होते हैं फिटनेस के इन सारे बॉलर्स को, लेकिन उन्होंने नाहिद राना को उस पिच के ऊपर जहां पर स्पिन को सपोर्ट मिल रही है, उनसे उन्होंने छोटे छोटे स्पेल करवाए हैं, लंबे स्पेल नहीं करवाए। लेकिन उस छोटे स्पेल में सिर्फ एक डिमांड थी कि मुझे 145 प्लस के बॉल्स चाहिए। पाकिस्तान का जो कप्तान था वो अपने फास्ट बॉलरों से बॉलिंग करवाई जा रहा है, एक तो उसके बॉलरों की एवरेज नहीं आ रही, बिल्कुल ठीक। दूसरी बात यह है कि अगर आपके बॉलरों की एवरेज, तो आप उसको प्लान करें ना। आपने अगर शाहीन आफरीदी से बॉलिंग करवानी है तो उसको प्लान करें कि इनिंग के किस फेज में उसने आके बॉल करानी है। आप रैंडम तब्दीलियां करते जा रहे हैं अपने जो स्पेल्स होते हैं बॉलर्स के। देखें, अगर तो आपके सर्किट में ये हो ना कि आपके पास फास्ट बॉलर है ही नहीं जो 145 से ऊपर की बॉल कर सकते हैं और आप उनको नहीं, फिर तो जाती है। लेकिन मसला है कि आपके पास ये बॉलर हैं, आपके पास 2-3 ऐसे बॉलर हैं जो इस तरह की बॉल कर सकते हैं, और अगर आप ये समझते हैं कि वो 8-10 ओवर का स्पेल नहीं कर सकते तो आप उनसे छोटे छोटे स्पेल करवा लें, 5 ओवर का स्पेल करवा लें, 3 ओवर का स्पेल करवा लें। लेकिन आपके पास अगर 145 प्लस का बॉल नहीं होगा तो आप टेस्ट क्रिकेट में सर्वाइव नहीं कर सकते। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में जितनी भी कामयाबियां हैं वो सारी फास्ट बॉलिंग के भरोसे पर हैं। आप निकाल कर देखें पूरी जितनी भी हमारी हिस्ट्री है, पाकिस्तान की जो जितनी कामयाबियां हैं टेस्ट क्रिकेट में, उनमें फास्ट बॉलर्स का रोल आपको नजर आएगा हमेशा। और अच्छा, वसीम अकरम और वकार यूनुस के बारे में जब आप तबसरा करते हैं ना, तो आप ये नहीं कहते कि पिच किस तरह की थी, क्योंकि उनको हर तरह की पिच के ऊपर बॉल करनी आती थी। मोहम्मद आसिफ के बारे में जब आप बात करते हैं तो आप ये नहीं कहते कि मोहम्मद आसिफ के पास 150 का पेस था। मोहम्मद आसिफ की लाइन एंड लेंथ इतनी एक्यूरेट थी कि वो हर तरह की पिच के ऊपर अपने बॉल की हेल्प से जो है वो बैट्समैन को मुश्किल में डालता था। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ स्किल सेट की कमी है, और स्किल सेट की कमी के साथ साथ यहाँ एटीट्यूड प्लेयर्स का ऐसा डेवलप हो गया है कि वो एक बारी लेके या एक अच्छी इनिंग खेल के अपने आप को ऐसा 30 मार खान समझते हैं कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आपको जो है ना वो तरह तरह की बात सुनने को मिलती है। पहले शाहीन ने कहा हम फाइनल खेल लेंगे, फिर आगा ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कप्तान ने कर दी। तो इस किस्म की सारी बात जब आप सुनते हैं ना, और फिर जब इनकी परफॉर्मेंसेज आती हैं, तो आप यकीन करें कि वो टाइम दूर नहीं है जब हमारे ये तब से सुन के हम अभी एनालिस्ट की बात तो कर दी नसीम साहब ने, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आने वाले दिनों में आपको जो अपोनेंट टीमें है ना, वो भी आपकी तरफ से सुन के हंसा करेंगी और वो भी आपकी तरफ से सुन के कहेंगी कि गल इन्ना दी जेड़ा ना जी वो आसमान जान दिए। परफॉर्मेंस इनकी ये है कि पूरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल यहां पर ये कैलकुलेट करने में गुजर जाता है कि पाकिस्तान की कामयाबी के इम्कानात क्या हैं। आप पूरे 2 साल ये सोच कर गुजारते हैं कि फलां टीम जीते, फलां टीम हारे, फलां टीम जीते, और हम खुदा की कसम हम 5 मैचों में से अगर एक मैच जीत जाए ना तो उसके बाद हम यहाँ पर ये निकाल के बैठे होते हैं पूरा टेबल प्रिंट के ऊपर कि भाई हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को फाइनल, हम बस खेलने वाले हैं, फलां टीम फलां को हरा दी हम खेलने वाले हैं, फलां टीम फलां को हरा दी हम खेलने वाले हैं, हम फाइनल पहुंचे हैं। ये हमारी क्रिकेट की हालत है, और हम बैठ के तबसरे कर रहे होते हैं जी बांग्लादेश की जो है ना वो इतनी उनके अंदर गाट्स नहीं है कि वो हमें ये टारगेट दें। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले इनकी जो मेंटल ग्रूमिंग है ना, वो होनी चाहिए, और उसके बाद इन सारे लड़कों को कहें कि ये उस वक्त तक टीम में नहीं आएंगे जब तक ये 2-2, 3-3 सीजन डोमेस्टिक क्रिकेट में लगाकर नहीं आते। इन लड़कों को निकालें, इनको टारगेट्स देंगे, तुमने इतने मैच खेलने हैं, तुम इतने रन ना बना पाए तो तुम टीम में नहीं आओगे, जबकि आपके पास वो यंग लड़के मौजूद हैं। अजान ने परफॉर्म किया, अब्दुल्ला फजल ने परफॉर्म किया, आप फास्ट बॉलर को चांस दें, वो भी आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। आपके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन आपके पास क्रिकेट ठीक करने की नीयत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लास्टली आपसे नसीम साहब, ये मैं अभी ग्रूमिंग की बात कर रहे थे, तो ये लिखने वालों की भी थोड़ी सी ग्रूमिंग होनी चाहिए। मेरे सामने एक लाइन लिखी हुई है, नुमान अली टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेटें मुकम्मल करने वाले मुअम्मर तरीन बॉलर बन गए हैं। ठीक है मुअम्मर तरीन बॉलर बन गए हैं। तो बहरहाल जितना कुछ चांस मिला उन्होंने अपना दी बेस्ट दिया और काफ़ी अच्छे बॉल किए इस मैच में भी। इन पे कमेंट कर दें, क्लोजिंग कमेंट। यार मैं नोमान को तो खैर क्रेडिट दूंगा, इस उम्र में आके भी उसने 100 आउट कर लिए, लेकिन मैं अपने सिस्टम से सवाल करूंगा कि नोमान का बैकअप क्या है, जरा मुझे बताओ। नोमान इस उम्र में खेल रहा है और आपका बैकअप तो मेरे ख्याल है इस दौरान में आ जाना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही है। आप
सोचिए तो सही, नोमान के बाद आपका दूसरा स्पिनर है कौन, मुझे बताएं। टेस्ट के अंदर जो बॉलिंग करने वाला आपको दिखाई दे रहा है। नसीम भाई एक बात बताएं मुझे काट रहा लंबी हूँ, बॉलिंग। 39 साल नुमान का बैकअप, 38 साल आसिफ अफरीदी आया था साउथ अफ्रीका की सीरीज में। सर अब कोई 52 साल ढूंढ के लाना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप मुझे बताएं तो सही ना, साजिद का और नोमान का, आप दोनों से मेरा सवाल है, बैकअप क्या बनाया है मेरे सिस्टम ने? इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन ने कौन सा टेस्ट का स्पिनर तैयार किया हुआ है इन दोनों के बाद? एक बताएं मुझे। क्योंकि टेस्ट हमारे प्लान का हिस्सा ही नहीं है ना, तो फिर हम उस पर फोकस ही क्यों करें? सर तो हमारे प्लान का हिस्सा शायद फिर क्रिकेट चलाना नहीं है यार, सच बात बताऊं। अनफॉर्चुनेटली आप देखो तो सही ना यार, ये बहुत बड़ा सवाल है बिल्कुल। कि इन दोनों के बाद मेरे टेस्ट के स्पिनर कौन है? यासिर शाह था, सईद अजमल ने आउट किए, रहमान ने आउट किए, फिर ये आ गए इनके बाद कौन है? ये हमारे सिस्टम से एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपको 39 साल, मेरे ख्याल 44 साल तक आप नोमान को खिलाते ही रहेंगे। मजबूरी आपकी है कि क्योंकि आपने पीछे कोई तैयारी नहीं किया। अब मुझे आप जितने स्पिनर आप उठा के बताएं, सुफियान मुकीम, मैं नए की बात कर रहा हूं, मैं पुरानी की बात नहीं कर रहा, सुफियान मुकीम, अबरार टेस्ट में अब वो जगह ही नहीं बनाता आपका। सुफियान मुकीम, फैसल अकरम, मोमिन, आपका ये जितने भी स्पिनर आप वो जो अरफात मिनास, ये वाइड बॉल के बॉलर तो जरूर है, ये टेस्ट के बॉलर नहीं है यार। बिल्कुल हमने टेस्ट का बॉलर लंबी गेंद करने वाला किसे तैयार किया है? जिस तरह मुझे टेस्ट का फास्ट बॉलर इस मुल्क में दिखाई नहीं दे रहा है ना, मुझे ऐसा टेस्ट का स्पिनर जो खास एलिमेंट होता है, लंबी बॉलिंग करता है, नसीम साहब अभी तो टेस्ट का कोई बैटर भी दिखाई नहीं दे रहा जो टेस्ट में परफॉर्म करता है। उसकी भी कोशिश होती है कि मैं कहीं टीम लेकिन मुझे ओडीआई में एडजस्ट हो जाऊं। बाबर आजम को किसकी जगह खिलाएंगे? अगर बाबर फिट हो गया तो किसकी जगह खेलेगा अगला मैच? ये कल भी एक सवाल, ये कल भी सवाल था और ये आज भी सवाल है कि बाबर आजम को किसकी जगह खिलाया जाएगा। इसके बारे में थिंक टैंक जो है वो सोचने पर डेफिनेटली मजबूर होगा कि ऐसा कौन सा प्लेस हो जहां पर बाबर आजम को एडजस्ट किया जाए। बहरहाल 16 से अगला टेस्ट मैच स्टार्ट हो रहा है, ये उसी टेस्ट में पता चलेगा, उससे पहले जब टीम अनाउंस होगी कि बाबर को एडजस्ट तो करना है, डेफिनेटली करना है, किसकी जगह करना है ये सवालिया निशान है और ये दर्द सर बन जाएगा इनके लिए। इस पर फर्दर भी बात करेंगे आने वाले शोज में। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद थे और रहमत सईद साहब, आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।